हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। नमस्कार, कैसे हैं? होपफुली सब बहुत बढ़िया होंगे। आपकी तैयारियां बहुत ही बेहतरीन चल रही होंगी। क्या आप कर रहे हैं सीटेट एग्जाम की तैयारी या फिर आप यूपी टेट की कर रहे हैं? दोनों एग्जाम्स के लिए आप इजीली हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। आपको पता है कि यूपी टेट एग्जाम की बात करें तो इसकी एग्जाम डेट तो आ ही गई है, मतलब सभी को पता है। इसकी 29 और 30 जनवरी तक जो है यूपी टेट का एग्जाम हो जाएगा और सीटेट की बात करी जाए तो दिसंबर तक ये एग्जाम हो ही जाएगा। 110% आपको पता है सभी को। तो तैयारी आप अभी से करिए ताकि तैयारी आपकी बेहतर हो सके और आपका एक अच्छा खासा स्कोर आ सके। क्लियर नहीं बात? तो अब मैंने जितने भी आज तक वीडियो दिए हुए हैं सभी में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। तो जितने भी वीडियो दिए हुए हैं अगर आपने थोड़े से भी वीडियो देख लिए तो आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन हो जाएगी। चलिए, आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे, स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। होपफुली क्लास आपको बहुत ही बेहतर लगेगी। मैंने सारे क्वेश्चन जो दिए हुए हैं मैं वही क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहा हूं जो प्रीवियस में बार बार आ रहे हैं। मतलब सीटेट का पैटर्न देखें, यूपी टेट का देखें, दोनों में पैटर्न जो है मतलब क्वेश्चन जो है बार बार घूम घूम के वही क्वेश्चंस आते हैं। क्लियर? इससे पहले जो मैंने सीडीपी की प्लेलिस्ट दी है वहां पे हमने 47 वीडियोस अपलोड किए हैं जहां पे हमने टॉपिक बाय टॉपिक चीजें अपलोड करी हैं। लेकिन इस पूरी प्लेलिस्ट में हम क्या कर रहे हैं, आपको सारे के सारे मॉक टेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। तो सारे क्वेश्चन हम ऐसे दे रहे हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस बहुत ही बेहतरीन तरीके से हो जाए। मैं यही बार बार कह रहा हूं कि हो सके तो अच्छे से पढ़ना, मन लगा के पढ़ना यार मेरे, टाइम पास बिल्कुल मत करना। अगर आप पहली बार है तो लाइक शेयर कर देना, ये कोई कहने की बात है नहीं। अगर आपको सेशन अच्छा लगता है तो फिर आप कर दीजिएगा। चलते स्टार्ट करेंगे सारा सेशन। पीपीटी बहुत बेहतर तरीके से बनी हुई है। सारे क्वेश्चन को इस तरीके से पढ़ेंगे कि अगर उनसे रिलेटेड कोई दूसरा भी क्वेश्चन आता है तब भी हम इजीली मतलब इजीली जो है उस कॉन्सेप्ट को सॉल्व कर पाएंगे। इस तरीके से चलेंगे। रोट मेमोराइजेशन बिल्कुल नहीं करना, रटने पे बिल्कुल नहीं जाना कि मैंने क्वेश्चन जो है आंसर आंसर रट लिए, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है ना। तो मेरे से पढ़ना है तो आपको थोड़ा सा वही थोड़ा सा यार टाइम दे दो, थोड़ा सा टाइम दे दो ताकि आपका स्कोर अच्छा खासा आएगा और आप बेहतर तरीके से स्कोर कर पाओगे अगर आपने बढ़िया से पढ़ा हुआ है ना। तो हो सके तो नोट्स बनाते रहना। चलते हैं स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं और समझते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। डिटेल में थोड़ा पढ़ेंगे और समझेंगे कि क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कह रहा है। देखो, क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट डेवलपमेंट, यानी विकास की प्रक्रिया के बारे में। कह रहे हैं कि डेवलपमेंट के बारे में कौन सा कथन सही है। यहां पे हमसे पॉजिटिव पॉइंट पूछा गया। क्या पूछा गया? इन्होंने लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट डेवलपमेंट, यानी विकास की प्रक्रिया के बारे में कौन सा कथन सही है। आप सभी को पता है कि विकास के बारे में जीन प्याजे ने विकास की प्रक्रियाओं को 4 भागों में बांट दिया है, स्टेज में बांट दिया हुआ है। क्लियर? और विकास की बात करें तो डेवलपमेंट जो होता है जितना हेरिडिटी पर निर्भर होता है और उतना ही इन्वायरमेंट पे भी निर्भर होता है। ये सभी को आपको पता है, मैं कई बार बता चुका हूं। ये बात मैं हर वीडियो में बोलता हूं। जितने में मैं सीडीपी में डिस्कस कर रहा हूं, बाल विकास यानी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, है ना, सीडीपी डिस्कस कर रहे हैं तो जहां पे बच्चा एक्टिव हो आप वहीं पे जाना। क्लियर? देखते हैं कि हमारा कौन सा पॉजिटिव पॉइंट है विकास के बारे में, कौन सा कथन सही है, समझते हैं, देखते हैं। विकास एक समान प्रक्रिया है। आप मुझे बताओ कि सभी लोगों का विकास जो होता है सेम होता है क्या? है कोई इंसान, हर जितने भी दुनिया में इंसान है सभी का सेम है। सभी जो है उनका आईक्यू लेवल सेम है, सभी सोचते एक तरीके से सेम है। क्या ऐसा हो सकता है कभी? है ना। सभी में विकास जो होता है, डेवलपमेंट की प्रक्रिया जो होती है एक जैसी बिल्कुल भी नहीं होती। वो सभी सभी दिशाओं में होता है विकास, है ना, एक समान नहीं होता है। तो गलत हो गया यहाँ पे। देखो, विकास पूरी तरीके से अप्रत्याशित है। पूरी तरीके से क्यों होगा? मैंने अभी बोल दिया कि विकास पूरी तरीके से एक चीज पे डिपेंड हो ही नहीं सकता, है ना। कई दिशाओं में होता है ये। विकास में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती, में भी बहुत अच्छा ऑप्शन है कि विकास जो होता है सभी व्यक्तियों में डिफरेंट डिफरेंट टाइप से होता है। कोई किसी की हाइट बढ़ जाएगी, किसी का वेट बढ़ जाएगा, कोई किसी का कोई सिंगिंग में अच्छा होगा, कोई डांसिंग में अच्छा होगा। मतलब हर स्किल अलग अलग प्रकार से डेवलप होती है। और विकास की बात करें तो किसी का हाइट पहले बढ़ जाएगी, कोई बाद में बढ़ेगा, है ना। सभी लोगों में विकास की प्रक्रिया जो होती है एक जैसी नहीं बल्कि डिफरेंट टाइप से होती है। विकास जो होता है, डेवलपमेंट जो होता है सीक्वेंस में चलता है। बच्चा पहले छोटा होगा, फिर बड़ा होगा, फिर और बड़ा होगा, धीरे धीरे करके चीजें समझता है, अनुकरण के माध्यम से समझने लगता है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि सभी लोगों में विकास जो होता है एक ही जैसे होगा, है ना। ये बात बिल्कुल गलत है। तो हमारे पास ये ऑप्शन एकदम राइट है। फिर भी देख लेते हैं कि विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर बढ़ता है। बताओ, हर चीज को जब आप सीखते हो तो पहले आप छोटी चीज को सीखते हो, देन आप बड़ी चीज को सीखते हो, है ना। ऐसा थोड़ी ना होगा कि पहले आप विशिष्ट चीजों को सीखोगे फिर आप सरल चीजों को सीखोगे। ऐसा हो सकता है? ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। पहले आप सरल चीजों को सीखते हो, देन धीरे धीरे करके आप बड़ी चीजों पे सीखते हुए चले जाते हो। यही डेवलपमेंट की प्रक्रिया है और यही एक सीक्वेंस है। क्लियर? तो हमारे पास सी ऑप्शन जो है इज द राइट आंसर ओवर हियर। हम जाएंगे सी के साथ में। ये एकदम पॉजिटिव पॉइंट है। होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हमारे स्क्रीनशॉट फिर हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है। चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बात बोली जा रही है। बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है। अगर आपने थोड़े से भी क्वेश्चन प्रिपेयर कर लिए, मतलब मैंने जितने भी वीडियो दिए हुए हैं अगर उनमें तो थोड़े से भी आपने वीडियो देख लिए, देखो चाहे तो सीडीपी की बात करें चाहे हिंदी की बात करें, सीडीपी और हिंदी को तो मैंने इतना बेहतर तरीके से अपलोड कर दिया है कि आपको कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं है। हालांकि मैंने मैथ्स और जो देखो चाहे आप गद्यांश पद्यांश की बात करें वो भी मैंने सेशन दिए हुए बहुत बेहतरीन तरीके से। और मैथ्स पेडोलॉजी के भी मैंने बहुत सारे वीडियो दिए हुए हैं। मतलब केवल आपको 82 मार्क्स लाने, एक ऐसा एग्जाम है जहां कोई नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं, है ना। अभी आगे चलेंगे तो मैं आपको एक बात बताने वाला हूं किस तरीके से आपको स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए तब आप पास कर पाओगे अच्छे तरीके से। देखो
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ते हैं, समझते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ असिस्टिव टेक्नोलॉजी टू ऐड हियरिंग। यहाँ पे क्या बात बोली गई है कि कोई निम्नलिखित में से कौन सुनने में सहायता के लिए सहायक तकनीक का एक उदाहरण है। मतलब कोई एक लर्निंग डिसेबिलिटी है जहां पे बच्चे को सुनने में प्रॉब्लम है, मतलब एक लर्निंग अक्षमता है, सीखने की अक्षमता है जहां पे बच्चे को सुनने में प्रॉब्लम होती है। आपको पता है ना, ये लर्निंग डिसेबिलिटीज होती है जहां पे बच्चे को पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, डिसलेक्सिया होता है, जहां पे कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम होती है, डिसकैलकुलिया होता है, डिस्प्रैक्सिया समझने में होता है। तो वही बात, ऐसी एक लर्निंग डिसेबिलिटी है जहां पे कह रहे हैं कि बच्चे को सुनने में प्रॉब्लम आ रही है, तो वहां पे कौन सा उपागम जो होगा, कौन सी युक्ति जो होगी उसको सुटेबल होगी, उसको मदद करेगी, तकनीक जो होगी सहायक कौन सी होगी। देखो ब्रेल प्रणाली तो उनके लिए होती है जिनको देखने में प्रॉब्लम होती है, उभरे हुए लेटर्स होते हैं जिनको टच एंड फील करके बच्चा पढ़ने की कोशिश करता है ना, ये तो उनके लिए होता है जिनको देखने में प्रॉब्लम होती है। चलने की छड़ी, चलने की छड़ी ये भी किसके लिए होगी, है ना, जहां पे जिनको देखने में प्रॉब्लम होगी, चलने में प्रॉब्लम होगी, पैरों में कोई दिक्कत, कोई शारीरिक विकार हो सकता है, उनके लिए हो सकता है ना। और आगे चश्मा, चश्मा के देखने में प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन यहां पे कह रहे हैं कि सुनने में प्रॉब्लम है, बच्चे को किसमें प्रॉब्लम है, सुनने में। तो ध्वनि विस्तारक, आप देखो आप टीचिंग ट्रेनिंग कर रहे होंगे, आप बीएड कर रहे होंगे, बीटीसी डीएलएड जो भी कर रहे हो, देखो यूपीटेट के लिए भी सेम ही सीडीपी में पढ़ा रहा हूं, चाहे आप यूपीटेट की कर रहे हो चाहे आप सीटेट की, दोनों के लिए बेस्ट है ना। तो मैं कह रहा हूं कि चाहे आप डीएलएड कर रहे हो, चाहे आप बीएलएड कर रहे हो, चाहे आप बीएड कर रहे हो, तो इतनी तो आपके समझ अंदर होगी ना, सुनने से रिलेटेड है, ध्वनि वाली बात होगी वहां पे, है ना। ऑब्वियसली सी ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। समझेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है। स्क्रीनशॉट मारते रहना, और ना हो तो मुझे कॉल कर लीजिएगा, हम नंबर आपको दे रहे हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 3 को समझते हैं, देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, समझते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बात बोली जा रही है। पढ़िए जरा क्वेश्चन नंबर 3 को और समझते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या रहा है। आप 6392364076 पे एक बार कॉल कर देना और मुझे कह देना, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा जहां तक मेरे से हो पाएगा। चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को क्या लिखा हुआ है कि फॉर इफेक्टिव लर्निंग टीचर्स शुड इंश्योर दैट द लर्निंग एक्टिविटीज, यानी प्रभावी शिक्षण के लिए, यानी क्लासरूम में एक्टिव माहौल बनाने के लिए और अच्छी लर्निंग कराने के लिए शिक्षक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि शिक्षण गतिविधियां यानी एक्टिविटी कैसी होनी चाहिए। मतलब आप एक टीचर हैं और आपको लगता है क्लासरूम में मैं बेहतर तरीके से पढ़ाऊं, तो आपको कौन से उपागम का यूज करना चाहिए और कौन सी टीचिंग स्ट्रैटेजी का यूज करना चाहिए जाकि जो है, ताकि क्लासरूम में एक्टिव माहौल हो, बच्चे अच्छे से पढ़ें, प्रभावी एक्टिव हो, प्रभावी तरीके से पढ़ें बच्चे, है ना। समझते हैं ऑप्शन नंबर ए में क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि छात्रों की पिछली समझ को विकसित करें और उन्हें आगे बढ़ाएं। मे भी बहुत अच्छा ऑप्शन है कि छात्रों की पिछली समझ जो रूढ़िवादिताएं उनके मन में फैली पड़ी हैं, मतलब उनको खत्म किया जाए और पिछली समझ यानी जो पहले से उनके पास इंफॉर्मेशन है उसके आधार पे नई इंफॉर्मेशन को बिल्ड किया जाए। मतलब अगर आप बच्चे कुछ सिखा रहे हो बच्चे को, तो उसकी जो पुरानी उसके पास ओल्ड इंफॉर्मेशन है उसके बेस पे ही आप नई इंफॉर्मेशन को डालते हो, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बिल्कुल नया नया ज्ञान दे रहे हो, उसको थोड़ी सी रिलेट करके पढ़ाओ, रियल लाइफ से रिलेट करके पढ़ाओ, तो बच्चा एक्टिव होगा वहां पे। मे भी अच्छा ऑप्शन देख लेते। फिर भी लिखा हुआ है का उद्देश्य केवल पाठ्य पुस्तक से ज्ञान को पुनः प्रस्तुत करना है। केवल केवल पाठ्य पुस्तक रटाते रहो, ये बिल्कुल गलत बात है ना। दिन भर आप पाठ्य पुस्तक को रटाते रहोगे, बिल्कुल ऑप्शन अच्छा नहीं है। असंबद्ध और अव्यक्तिकृत होना चाहिए, मतलब असंबंधित क्यों होना चाहिए भाई, संबंधित होना चाहिए, पुराने ज्ञान से रिलेटेड होना चाहिए। अत्यंत जटिल एवं अमूर्त होना, जटिल क्यों, कॉम्प्लेक्स क्यों होगा, सिंपल होना चाहिए, है ना। तो हमारे पास एक ही बढ़िया है कि आपको क्या करना है, जोड़ जोड़ के उनकी रियल लाइफ से रिलेट करते हुए और उनकी पिछली इंफॉर्मेशन को ऐड करते हुए नई इंफॉर्मेशन को बिल्ड करो। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। ओवर हियर चलेंगे, नेक्स्ट पे समझेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है, होपफुली आप समझ पा रहे होंगे, और आपको लग रहा हो कहीं पर तो मुझे कमेंट करिएगा, हम जरूर आपके कमेंट का 100% रिप्लाई देंगे जहां तक मेरे से हो पाएगा। चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को, देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है। बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है। देखो लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी का मतलब है जहां पे आप कुछ नया करने की सोचते हो, मतलब कुछ नया करते हो, है ना, अन्वेषण करते हो, खोज करते हो। क्रिएटिव का मतलब भी होता है जहां पे आप डाइवर्स थिंकिंग लगाते हो, यानी डिफरेंट टाइप से सोचते हो, एक प्रॉब्लम के हजारों तरीके आप निकालते हो सॉल्यूशन के, है ना। तो वही बात कह रहे हैं कि कौन सा कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, कौन सी विशेषता है क्रिएटिविटी की। लिखा हुआ है कि रचनात्मकता की कौन सी एक विशेषता है, महत्वपूर्ण विशेषता कौन है, भिन्न सोच। बिल्कुल सही बात है कि आप विभिन्न दिशाओं में सोचते हो, एक कॉन्सेप्ट को सॉल्व करने के हजारों तरीके सोचते हो, है ना, एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हजारों तरीके के सॉल्यूशंस निकालते हो आप, अच्छी बात है। विचारों को मौलिकता, यानी आपके विचार ऐसे होने चाहिए जो आपको सुन के सामने वाला कहे क्या यार बंदा है ना, समझ रहे हैं होपफुली। तो ये भी बढ़िया है। लचीलापन, यानी आपके टीचिंग उपागम जो है, जो आप बात कर रहे हैं, जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल है, वो कैसे होनी चाहिए, बच्चे के अनुकूल होने चाहिए। मतलब आप ऐसा पढ़ाओ बच्चे को जहां में बच्चा आपकी बात को एटलीस्ट समझे, तो
मतलब आप ऐसा डिस्कशन करो कि बच्चे को समझ में तो आए, पता चले आप अपने तरीके से चले जा रहे हो, यार मैं तो ऐसे टीचर हूं और मैं तो ऐसे डिस्कस करता हूं, तो ये बात नहीं होनी चाहिए। क्लियर? मतलब आप जो है बच्चे के अकॉर्डिंग पढ़ाओ यार। मेरे आजकल की लर्निंग जो है वो एक सहयोगात्मक अधिगम है, जहां पे आपस में आप कोलैबोरेटिव लर्निंग डिस्कशन कराते हो, डिबेट कराते हो, है ना? तो ये बात भी ठीक है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है अभिसारी सोच, यानी कन्वर्जेंट थिंकिंग आपको नहीं करनी। क्लास में डाइवर्जेंट थिंकिंग लगानी है, जहां पे बच्चा डिफरेंट टाइप से सोचे, है ना? डाइवर्जेंट थिंकिंग लगानी है, उनको बताना है कि बच्चा जो है, ताकि वो विभिन्न दिशाओं में सोच तो सके। कन्वर्जेंट थिंकिंग क्यों लगाओगे? बच्चा एक ही जगह पे सीमित रह जाएगा। तो ये बात एकदम गलत है। अभिसारी सोच नहीं होनी चाहिए, बंधी हुई सोच नहीं होनी चाहिए, ओपन एंडेड सोच होनी चाहिए, है ना? फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट आंसर इज द राइट आंसर। ओवर हियर चलेंगे नेक्स्ट पे, समझते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है। देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बात करी जा रही है। अब यहाँ पे मैंने इंग्लिश को ऐड नहीं किया है। देखो अभिकथन और रीजन वाले क्वेश्चन में जब मैं इंग्लिश को ऐड कर देता हूँ बहुत भारी भरकम क्वेश्चन हो जाता है, और उसको देख के आप बच्चे भाग जाते हैं भाई लोग, समझ रहे हैं ना? कुछ लोग ऐसे होते हैं यार भारी सा क्वेश्चन देखा भाग गए, है ना? ऐसा नहीं करना। अब देखो अगर मैं छोटे छोटे क्वेश्चन कराऊंगा तो बड़े वाले कौन कराएगा, समझ रहे हो? तो ये एक अभिकथन और रीजन वाला क्वेश्चन है, जहां पे एक आपको स्टेटमेंट दिया गया है कि इसका रीजन दिया गया है। समझते हैं अभिकथन में क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि अल्प पोषित या अस्वस्थ होने पर बच्चे बेहतर ढंग से सीखने में असमर्थ होते हैं। बिल्कुल सही बात है कि अगर आपको ठीक ढंग से आपका पालन पोषण ढंग से नहीं हुआ है, अगर आप पूरी तरीके से स्वस्थ नहीं है, तो पढ़ने में या कुछ भी करने में मन नहीं लगेगा आपको। एकदम बढ़िया बात बोली गई है कि अगर आपका सही से लालन पालन नहीं हुआ है, अगर आपको अच्छे से एनवायरमेंट नहीं मिला है, तो आपका पूरी तरीके से विकास नहीं हो पाया होगा। ये 110% मैं सही कह रहा हूं। आपको पता है कि जो डेवलपमेंट की प्रक्रिया होती है वो एनवायरमेंट पे भी आधी निर्भर होती है जितनी कि हेरिडिटी पर निर्भर होती है ना? तो अगर आपने सही तरीके से खाना पीना नहीं खाया, अगर आप अस्वस्थ हैं, तो पढ़ाई क्या कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। तो एकदम सही बात है, ट्रू बात है, स्टेटमेंट एकदम सही है। फिर भी देख लेते हैं आगे क्या बात बोली। स्टेटमेंट में कारण क्या लिखा हुआ है। विकास के सभी क्षेत्र परस्पर संबंधित हैं। ठीक बात है कि विकास के जितने भी पहलू हैं वो आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। और लिखा हुआ है, क्या लिख देते हो यार मेरे भाई, थोड़ा समझ के लिखा करो यार। विकास का संज्ञानात्मक विकास पर प्रभाव पड़ता है, यानी क्या? देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो विकास होता है, डेवलपमेंट जो होता है, उसका संज्ञानात्मक विकास पर प्रभाव पड़ता है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जो डेवलपमेंट की प्रक्रिया होती है वो आपके दिमाग से रिलेटेड क्यों नहीं होगी? भाई बताओ, जैसे आप सोचोगे वैसे आप बोलोगे, वैसे आपकी फीलिंग्स होंगी, सारी चीजें आपस में इंटरकनेक्टेड है ना? तो डेवलपमेंट जो क्यों नहीं आपके दिमाग को प्रभावित करेगा? जो भी चीजें आप सोचते समझते हो सब आपके दिमाग से होती है ना? प्रॉब्लम सॉल्विंग जितनी भी चीजें हैं वो आप सब अपने दिमाग से करते हो, है ना? तो संज्ञान को क्यों नहीं प्रभावित करेगा? करेगा, 100% करेगा। दोनों बातें एकदम ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या बात बोल दी गई? अल्प पोषित या अस्वस्थ होने पर बच्चे बेहतर ढंग से सीखने में असमर्थ होते हैं। ठीक बात है कि अगर आपने ढंग से, आप स्वस्थ नहीं है तो आपका विकास सही तरीके से नहीं हो पाया होगा। ठीक बात है, यहाँ पर भी विकास की बात करी गई। तो ए और आर दोनों सही है, और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक बात है, दोनों सही है और व्याख्या भी एक दूसरे की कर रहा है। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। समझ गए होंगे होपफुली। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, समझते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है हमारा। समझते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बात बोली जा रही है। देखो अब क्वेश्चन नंबर 6 की एक बात करें। देखो क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात आपसे कहना चाहूंगा कि ये पढ़ाई तो हमारी चलती रहेगी, बट आप अगर सीरियस नहीं ले रहे हैं तो आपके लिए मैं एक बात बोलना चाहूंगा। आप ये मत सोचो कि हमारे घर में तो इतना पैसा है, मैं पढ़ के क्या करूंगा, है ना? आप ये मत सोचना कि ये लोग, मुझे दुनिया में चाहने वाले बहुत सारे लोग हैं तो मैं क्या करूंगा करके, मेरे पास तो बहुत पैसा है और मेरे घर में इतना सब कुछ है तो मैं क्या करूंगा, है ना? ये दुनिया वाले ना सब समझ ले। मैं एक बात 100% कह रहा हूं कि कोई भी अपना नहीं है, यहाँ पे सिर्फ अटैचमेंट है। मतलब कोई भी व्यक्ति जो है यहाँ पे सिर्फ एक अटैचमेंट है, एक मतलब है, तो आपसे जुड़े हुए हैं, वरना किसी का कोई से मतलब नहीं है। सिर्फ एक दूसरे से मतलब है, तभी एक दूसरे से कनेक्ट है ना? आपसे काम होगा तभी से आपको मिलने आएंगे, वरना मैं सच में कह रहा हूं कि अगर आपके सामने सिचुएशन आए तो आप चेक करना, इन लोगों को कभी कोई साथ नहीं आएगा। मैं 100% कह रहा हूं, है ना? जब भी आपको इन लोगों की जरूरत पड़ेगी, ये कोई भी आपके साथ नहीं होंगे। तो डोंट गिव रिस्पेक्ट हु अबाउट यू थिंक नेगेटिव, जो आपके बारे में कुछ भी बोले, है ना? फर्क नहीं आपको पड़ना चाहिए कि वो हमारे बारे में क्या कह रहा था, है ना? आप एकदम से अपने करियर पे ध्यान दो कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, अपने गोल को रखो, है? इन लोगों पे ध्यान मत दो बिल्कुल कि वो आपको कह रहा है, वो आप पे हंस रहा है, आप काम कर रहे हो, है ना? आप कंटिन्यू काम करो, बढ़िया से काम करो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। बट ये मत चक्कर में रहना कि वो मुझे इतना प्यार कर रहा है, वो मेरे से इतनी मोहब्बत कर रहा है तो मैं उसके लिए हूं, है ना? ये सिर्फ एक नाटक और एक ड्रामा है बस। चलिए ज्यादा प्रवचन नहीं दूंगा। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा हुआ है कि वन ऑफ द मेजर डिफरेंसेस इन द थ्योरीज ऑफ जीन पियाजे एंड लेव वाइगोस्की। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो जीन पियाजे हैं और वैगोस्की हैं, इनकी थ्योरी में डिफरेंस क्या है। मतलब ये कह रहे हैं कि जो जीन पियाजे हैं और वैगोस्की हैं, जो दोनों रचनाकार हैं, मैं आपको बता दूं दोनों रचनाकार हैं। जीन पियाजे की बात करें तो इन्होंने हेरिडिटी को बहुत महत्व दिया हुआ है। किसको? हेरिडिटी को, यानी आनुवंशिकता को बहुत महत्व दिया हुआ है। और वैगोस्की की बात करें तो इन्होंने सोशल कल्चरल थ्योरी दी हुई है। क्या? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया हुआ है इन्होंने। और इन्होंने समाज को, एनवायरमेंट को बहुत इंपॉर्टेंस दिया हुआ है।
कि बच्चा जो होता है जैसे उसका आसपास का एनवायरमेंट होता है वैसे ही सीखता है। यहाँ पे क्लियर? तो समझते हैं इनकी थ्योरी में इंपॉर्टेंस क्या बात है, मतलब दोनों में डिफरेंस क्या है। देखो, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास में भाषा की भूमिका पर जोर दिया है, ठीक बात है। वैगोस्की ने सीखने में वंशानुगत क्षमताओं को महत्व, देखो वैगोस्की की बात करी जाए तो इन्होंने हेरिडिटी को महत्व नहीं दिया हुआ है, ये बात गलत है बिल्कुल, है ना। इन्होंने एनवायरमेंट को महत्वपूर्ण भूमिका दी है, और पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास में भाषा पर जोर दिया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो यहाँ पे क्या लिखा, वैगोस्की ने संज्ञानात्मक विकास में संस्कृति की भूमिका पर जोर दिया है। पियाजे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पियाजे ने इस बात को महत्व दिया है कि बच्चा स्वयं कर सकता है और साथ ही समर्थन से कर सकता है। ये बात जो है पियाजे ने नहीं बोली, वैगोस्की ने बोली है। वैगोस्की ने कहा है कि अगर बच्चा कहीं पे अटक रहा है, अगर आप उसकी थोड़ी सी मदद कर रहे हो तो वो अपने कॉन्सेप्ट को सॉल्व कर पाएगा। स्कैफोल्डिंग के बाद जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के बारे में वैगोस्की ने बताया हुआ है ना कि पियाजे ने बताया, तो ये तो गलत हो गया, ये भी गलत। हमारे पास बचा हुआ है सी ऑप्शन कि वैगोस्की ने संज्ञानात्मक विकास में संस्कृति की भूमिका पर जोर दिया हुआ है, इन्होंने एनवायरनमेंट को बहुत महत्व दिया हुआ है। अगर वैगोस्की की बात करी जाए तो ये एक रचनाकार है जिन्होंने विकास की प्रक्रिया में, डेवलपमेंट की प्रक्रिया में संस्कृति को यानी एनवायरनमेंट को बहुत इंपॉर्टेंस दी हुई है। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे चलेंगे, समझेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। चलो पढ़िए जरा क्वेश्चन नंबर 7 को और जवाब दीजिए कि क्या बात यहाँ पे बोली जा रही है क्वेश्चन नंबर 7 में। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, होपफुली आप जवाब जरूर दे पाओगे इसका। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बात बोली गई। चलो समझते हैं क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कह रहा है कि विच प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट डज दिस इलस्ट्रेट द चाइल्ड लर्न्स, क्या लिखा हो, टू स्टैंड बिफोर सी कैन वॉक एंड बेबल बिफोर सी टॉक। इन्होंने बोला है कि यह विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है, कह रहे हैं कि द विच प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट डज दिस इलस्ट्रेट, यानी किस सिद्धांत को दर्शाता है। द चाइल्ड लर्न्स टू स्टैंड बिफोर सी कैन वॉक एंड बेबल बिफोर सी टॉक, यानी बोलने से पहले बैबलिंग करता है। लिखा हुआ है ना कि विकास किस सिद्धांत को दर्शाता है, बच्चा चलने से पहले खड़ा होना सीखता है। पहले बच्चा खड़ा होना सीखेगा, उसी के बाद वो चलेगा, है ना। पहले जब उसको खड़ा ही नहीं होना आता तो चलेगा कैसे, वही बात है। और आगे लिखा हुआ बोलने से पहले बड़बड़ाता है। जब बोलने की कोशिश करता है बच्चा, सीखता है शुरुआती दौर में, पहले बैबलिंग करता है, बोलना शुरुआत करता है, थोड़ा सा बोलने की कोशिश करता है, देन उसके बाद में बोलना, मतलब प्रॉपर सेंटेंस बाद में बोलता है, पहले वो बैबलिंग करता है ना, बड़बड़ाने की कोशिश करता है, कुछ कहते हो तो वो सुनने की, ऑब्जर्व करने की कोशिश करता है, वो बात यहाँ पे कह रही। तो ये सिद्धांत कौन सा है बताओ। विकास अनुक्रमिक है, विकास सिर से पैर तक होता है। यहाँ पे सिर संभालोगे बाद में पैर संभालोगे, यानी किसकी बात हो रही है यहाँ पे, सिर, यहाँ क्या नाम जो है, विकास सिर से पैर की ओर होता है, इसकी बात यहाँ पे तो बिल्कुल नहीं हो रही। विकास अव्यवस्थित है, इसकी बात नहीं हो रही। विकास केंद्र से छोर की ओर होता है, इसकी बात कोई नहीं हो रही। विकास सेफेलोकार्डन, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है विकास सिर से पैर की ओर होता है, सेफेलोकार्डन यानी पहले सिर संभालता है बाद में चीजें संभालता है, यहाँ पे इसकी बात नहीं हो रही। विकास अनुक्रमिक है, कैसा अनुक्रमिक का मतलब होता है सिक्वेंशनल है, यानी विकास जो होता है क्रम में होता है। पहले बच्चा खड़ा होता है, फिर वो चलना सीखता है, फिर वो बड़बड़ाता है, फिर बाद में बोलना सीखता है। ये एक क्रम है, एक सीरीज है कि बच्चा पहले छोटा होगा, फिर बड़ा होगा, फिर और बड़ा होगा, फिर ऐसे उसका डेवलपमेंट जो है क्रम में होता चला जाएगा। ये एक अनुक्रमिक है, यहाँ पे अनुक्रमिक की बात हो रही। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ओवर हियर, इसी की बात यहाँ पे करी जा रही थी। चलते समझते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बात बोली जा रही है। देखो अब यहां पे लिखा हुआ है कि लेव वैगोस्की बिलीव्ड दैट डेवलपमेंट, यानी वैगोस्की ने बिलीव किया है, क्या बिलीव किया है, वैगोस्की का क्या मानना है, यहाँ पे बात करी जा रही है कि जो लेव वैगोस्की हैं उनका क्या मानना था, क्या उनका बिलीव्ड था, उस पर बात करी जा रही है कि प्रकृति में असतत है। नहीं, विकास जो है कैसा होगा, प्रकृति में असतत है, उसका कोई क्रम ही नहीं है, ऐसा तो गलत है। विकास एक सतत प्रक्रिया है, क्रम से होता है। आनुवंशिक प्रोग्रामिंग का खुलासा है, क्या यार कैसे कैसे ऑप्शन देते हो यार। सीधे परिपक्वता के परिणाम से होता है, केवल परिपक्वता के परिणाम से होगा, सीधे सामाजिक संपर्क के परिणाम से होता है। बताओ क्या है यहाँ पे, कौन सी बात है, वैगोस्की का क्या मानना है। देखो अब केवल मैंने बोल दिया कि विकास जो होता है हेरिडिटी पर निर्भर नहीं होता, पहले मैंने बता दिया है ना। अब देखो सीधे सामाजिक संपर्क के परिणाम से होता है। वैगोस्की ने पहले मैंने आपको बता दिया समाज को बहुत इंपॉर्टेंस दिया हुआ है, यानी बच्चा जैसे इन्वायरमेंट में रहता है उसका डेवलपमेंट उसी प्रकार से होता है। क्लियर, तो वही बात है, बच्चे का रिजल्ट जो होता है, बच्चे का जो कह रहे कि सीधे सामाजिक संपर्क के परिणाम से होता है। डेवलपमेंट कैसा होगा, सामाजिक संपर्क से होता है, यानी किस एनवायरमेंट में रहता है ये ज्यादा मायने रखता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे और समझते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। चलो होपफुली यार जवाब भी देते रहो थोड़ा बहुत, ताकि मेरा भी थोड़ा मोटिवेशन बढ़ जाएगा, ताकि आप भी अच्छे से पढ़ पाओगे और मैं भी अच्छे से पढ़ा पाऊंगा। बताओ क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या होगा। देखो
क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा हुआ है कि मल्टीकल्चरल एजुकेशन इज एम्ड एट। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है कि बहुसांस्कृतिक शिक्षा का उद्देश्य क्या हो सकता है जब आप बहुत तरीकों से पढ़ाते हो। बहुसांस्कृतिक शिक्षा मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के समाज से बच्चे आए हो। देखो बहुसांस्कृतिक का मतलब यहाँ पे ये लिया गया है कि एक क्लासरूम है जहाँ पे बच्चे डिफरेंट टाइप के समाज से आए हो। कुछ अच्छे बच्चे भी हो, कुछ वीक बच्चे, कुछ स्ट्रॉन्ग बच्चे भी, कुछ जिनका आईक्यू लेवल तेज हो, कुछ कमजोर बच्चे भी होंगे और आर्थिक समाज के डिफरेंट डिफरेंट टाइप की स्थिति से आए होंगे। यानी किसी घर में ज्यादा पैसा होगा, किसी का कम होगा, यानी ऐसे बच्चे आए हुए हैं, डिफरेंट टाइप के बच्चे बैठे हुए हैं। तो क्या लिखा हुआ है, सांस्कृतिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है, यानी ऐसे में एजुकेशन का महत्व क्या, एम क्या है। एक कक्षा में अलग अलग संस्कृति के बच्चों की समानांतर शिक्षा, बिल्कुल सही बात है। जब एक क्लासरूम है वहां पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप की संस्कृति से आए हुए बच्चे बैठे हुए हैं और आप उनको सभी को एक तरीके से ना पढ़ा के सभी को डिफरेंट टाइप से पढ़ा रहे हो, है ना, और सभी को बराबर बराबर सम्मान दे रहे हो, बिल्कुल सही बात है, एकदम बढ़िया बात बोली गई है। आगे लिखा हुआ है कि एक कक्षा में अलग अलग संस्कृति के बच्चों की साम्य शिक्षा, मतलब एक क्लासरूम है जहां पे बच्चे अलग अलग संस्कृति से आए हुए हैं और आप क्या कर रहे हो, सभी को बराबर बराबर सम्मान दे रहे हो, साम्य शिक्षा, और पढ़ाने की कोशिश भी कर रहे हो सभी को। ठीक बात है, ये भी अच्छा ऑप्शन है। स्कूल में खास अवसरों पर अलग अलग संस्कृति का नाच गाना प्रस्तुत करना, यानी खास क्या लिखा, स्कूल में खास अवसरों पर अलग अलग संस्कृति का, ऐसा क्यों होना चाहिए भाई। मान लीजिए 15 अगस्त आया है तो आपकी नजर में जो खास बच्चे उन्हीं को डांस कराओ, उन्हीं को प्रस्तुति कराओ, ऐसा होना चाहिए क्या। आप सभी को बराबर बराबर इंपॉर्टेंस दीजिए, ऐसा क्यों कराओ, खास अवसरों पर खास बच्चों को डांस कराओगे, एक्टिविटी कराओगे, है ना। अलग अलग संस्कृति के बच्चों के लिए स्कूल में अलग अलग खंड बनाना, बिल्कुल आपको सेपरेट तो करना ही नहीं, आपको एक साथ पढ़ाना है, इंक्लूसिव एजुकेशन का पालन करना है, यानी एक साथ पढ़ाना है। देखो दोनों ऑप्शन एकदम बेटर है। और इसकी बात करी जाए तो 2024 में ये एक सेट है जिसमें से आया था, दोनों ऑप्शन सही दिए गए हैं, है ना। अगर पेपर में जिसने ए और बी लगाया था दोनों के सही मान लिए गए थे, फिर भी मैं आपको बता रहा हूं कि दोनों एकदम बेस्ट है, दोनों के साथ में किसी के साथ आप जा सकते हो। ये हमारी ऑफिशियल आंसर भी कहती है कि इस क्वेश्चन का आंसर दोनों ऑप्शन थे यहाँ पे, है ना। उस सेट की बात करें अगर, तो आपके सामने एकदम अच्छे से आएगा, आप कर लीजिएगा समझ के, होपफुली समझ में आ गया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बात बोली जा रही है, देखो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या कह रहा है, पढ़ते हैं। क्रिएटिव थिंकिंग इज नॉट फैसिलिटेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। यहां पे लिखा हुआ है, क्या बात इसमें बोली जा रही, पढ़ते हैं और समझते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बात करी जा रही है। कह रहे हैं कि क्रिएटिव थिंकिंग यानी डिफरेंट टाइप से सोचना इज नॉट फैसिलिटेटेड बाय विच ऑफ फॉलोइंग। कह रहे हैं कि सृजनात्मकता यानी सृजनात्मक सोच जो होती है, क्रिएटिव जो होती है, यानी क्रिएटिविटी जो होती है, जहां पे आप डिफरेंट टाइप से सोचते हो, को निम्न में से किसके द्वारा बढ़ावा नहीं दिया जा सकता। अब यहां से हमसे निगेटिव पॉइंट पूछा हुआ है कि आप क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए निगेटिव पॉइंट कौन सा है, यानी क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए निगेटिव पॉइंट कौन सा है। चलो मूलभूत विचार, ओरिजिनलिटी की बात करी जा रही है, जहां पे आप ओपन एंडेड अपनी बात को रख पा रहे हो, तो एकदम पॉजिटिव बात है ये। लेकिन हमसे गलत पूछा गया है, क्या लिखा हुआ है, अस्पष्टता को स्वीकार करना, यानी टॉलरेंस ऑफ, क्या लिखा हुआ है, एम्बिग्युइटी, यानी अस्पष्टता को स्वीकार करने का मतलब क्या है यहाँ पे, अभिसारी सोच, सोच में देखो, सोच में लचीलापन तो ठीक बात है कि आप बच्चों के अकॉर्डिंग जा रहे हो, काम कर रहे हो, ठीक बात है, और अस्पष्टता को स्वीकार भी कर रहे हो कि जो बच्चे का मत क्या है उसको आप सुन भी रहे हो, है ना। लेकिन यहाँ पे एक बात बिल्कुल गलत है, अभिसारी सोच यानी कन्वर्जेंट थिंकिंग आपको नहीं लगानी, आपको डाइवर्जेंट थिंकिंग लगानी, जहां पे बच्चे डिफरेंट टाइप से सोच सके। यही गलत बात है हमारे पास, सी ऑप्शन जो है वो गलत है, और जो गलत है वही सही भी पूछा ही हमसे गलत गया है ना। यहाँ पे लिखा था कि सृजनात्मक सोच को कम करने के लिए, रोकने के लिए कौन सा पॉइंट होना चाहिए। तो अभिसारी सोच में क्या होता है कि बच्चा एक ही चीज में बंध के रह जाता है ना, डिफरेंट टाइप से नहीं सोच पाता है। तो यही गलत है और यही सही है, कि जो गलत है वही सही है, पूछा ही गलत गया है। चलते समझते हैं कि क्वेश्चन नंबर हमारे नेक्स्ट में क्या बोला गया। क्वेश्चन नंबर 11 में देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 11 में किसकी बात करी जा रही है। होपफुली आप जवाब दे पाओगे, बहुत बेटर क्वेश्चन है। चलो बताओ, क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज, यानी कौन सी रणनीति होती है, वुड नॉट बी फैसिलिटेटिव विच रेस्पेक्ट टू चिल्ड्रन विद स्पेसिफिक हियरिंग डिसेबिलिटीज विद इन रेगुलर स्कूल्स। यानी एक सामान्य स्कूल है जहां विशिष्ट अधिगम क्षमता वाले विद्यार्थियों के संदर्भ में कौन सी रणनीति सुसाध्य नहीं है। यानी जिनके अंदर ऐसे बच्चे हैं, एक ऐसा स्कूल है जहां पे एक ऐसे बच्चे हैं जो विशिष्ट अधिगम क्षमता वाले बच्चे हैं, जिनके अंदर कोई डिसेबिलिटी है, कोई सीखने में अक्षमता है, मतलब उनको कोई प्रॉब्लम है। ऐसे में कौन सा पॉइंट जो है, कौन सी रणनीति जो है उनके लिए फॉलो नहीं करेगी, उनके लिए गलत कौन सी है। देखो, जहां मुमकिन हो वहां अधिगम को विशिष्ट हित में छूट होनी चाहिए, पाठ्यचर्या में विवेकी समायोजन, ठीक बात है,
की गई त्रुटियों पर निरंतर नकारात्मक टिप्पणियां, व्यक्तिगत शिक्षा आयोजन। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जहां मुमकिन हो वहां अधिगम को विशिष्ट क्षेत्र में छूट। बिल्कुल सही बात है कि जहां मुमकिन हो वहां अधिगम विशिष्ट तरीके से होना चाहिए। हो सके तो अच्छा पढ़ाओ, हो सके। पाठ्यचर्या में विवेकी समायोजन, ठीक बात है कि आपको टीचिंग ट्रेनिंग जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो है ऐसा प्रोवाइड करना है, या पाठ्यचर्या ऐसी होनी चाहिए जो बच्चों के अनुकूल होनी चाहिए, जहां पे बच्चे अपने आप को समायोजन कर लें, अडॉप्ट कर लें, अनुकूलित कर हो जाएं बच्चे जो आप पढ़ा रहे हो उसमें, है ना। व्यक्तिगत शिक्षा आयोजन, ये योजना व्यक्तिगत यानी बच्चों को देख के आप अपनी योजनाएं बनाओ, उनके अनुसार चलो, ठीक बात है। लेकिन की गई त्रुटियों पर निरंतर नकारात्मक त्रुटियां करना, टिप्पणियां करना कि यार तुमसे तो हो नहीं पाएगा, है बार बार उससे बोलो, अगर उसने कोई गलती कर दी है कि हर रोज उसकी गलती को दोहराओ, तुमसे ना हो पाएगा, है तुम तो इस लायक हो ही नहीं। मतलब रोज आपको नकारात्मक निगेटिव टिप्पणियां, निगेटिव कमेंट नहीं करने उस बच्चे पे। ऐसे में बच्चा हतोत्साहित हो जाएगा, पढ़ेगा ही नहीं, है डिमोटिवेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ओवर हियर। जो गलत है वही सही, क्योंकि पूछा ही हमसे गलत गया है। समझते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बात बोली जा रही है। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं और देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। देखो चलो पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को और समझते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। पढ़िए जरा। देखो क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा हुआ है कि टू इनेबल चिल्ड्रन टू बिकम इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्वर्स इट इज क्रिटिकल दैट दे आर गिवन अपॉर्चुनिटीज टू। यहाँ पे लिखा हुआ है कि टू इनेबल चिल्ड्रन टू बिकम इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्वर्स इट इज क्रिटिकल दैट दे आर गिवन अपॉर्चुनिटीज टू, यानी बच्चों को प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनाने के लिए जरूरी है कि उन्हें निम्न में से किस प्रकार के मौके मुहैया कराए जाएं। मतलब बच्चे जो हैं वो प्रॉब्लम सॉल्वर्स हैं, कैसे समस्या का समाधान कर सकते हैं। ऐसे में बच्चे को आपको क्या करना चाहिए, कौन से मुहैया, कौन सी चीजें जो है उनको प्रोवाइड करानी चाहिए, उनको कौन से अवसर प्रदान करने चाहिए। देखो उनके अनुसार लिखा हुआ है मौके मुहैया कराने का मतलब है कि उनको आप अवसर प्रदान करिए, है ना, वो अपनी बात को कह तो पाए। मतलब गिवन अपॉर्चुनिटी जो दी गई, उनको अपॉर्चुनिटी तो दी जाए, उनको बोलने के मौके तो दिए जाए एटलीस्ट, वही बात लिखी गई है। केवल पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रारूप के अनुसार प्रयोग करने के कहना, केवल पाठ्यक्रम पढ़ाते रहो बाकी कुछ मत करना, बिल्कुल गलत बात है। स्वतंत्र सोच द्वारा संप्रत्य की खोज करके, जब आवश्यक हो तब अतिरिक्त ट्यूशन लेकर, भाई ट्यूशन की क्लासरूम में क्या होगा, वहां पे बच्चा घास डालेगा जो आप ट्यूशन लगाओगे, है। केवल दृश्य श्रव्य सामग्री एवं स्मार्ट बोर्ड द्वारा सीखना, जिसके पास स्मार्ट बोर्ड नहीं वहां बच्चा नहीं सीख पाएगा का, बिल्कुल गलत बात है। केवल दृश्य और सामग्री दिखा सुना के ही पढ़ाओगे केवल, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। पढ़ाने के हजारों तरीके यूज करने चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एग्जांपल्स देने चाहिए ना। हमारे पास एक ही बेटर लिखा हुआ है कि स्वतंत्र सोच द्वारा संप्रत्य की खोज करना, यानी ऐसे अवसर बच्चे को प्रदान करो जहां पे बच्चा अपनी बात को कह तो पाए एटलीस्ट। मतलब यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा कि उसको बच्चे को अपॉर्चुनिटी जो है अवसर प्रदान करिए। मतलब अगर आप अवसर प्रदान करोगे बच्चा अपनी बात को कह पाएगा तो उसका मोटिवेशन बढ़ेगा, है ना। जब वो अपनी बात को कह नहीं पाएगा तो वो पढ़ेगा कहां से, बच्चा एक्टिव नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ओवर हियर। समझेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 को पढ़ेंगे। ओवरऑल आज कुछ 13 क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे ताकि आप भी बोर ना हो और मैं भी बोर ना हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को पढ़ेंगे और समझेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, देखते हैं। चलो लिखा हुआ है कि द एरर्स दैट चिल्ड्रन मेक ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस कैन बी, यानी अधिगम की प्रक्रिया के दौरान बच्चे जो त्रुटियां करते हैं, मतलब जो सीखने की प्रक्रिया होती है उसमें बच्चे अगर गलतियां करते हैं तो उन गलतियों को क्या करना चाहिए, बच्चे को मारना चाहिए, डांटना चाहिए, क्या करना चाहिए आपको, वही बात बोली जा रही है कि सीखने की प्रक्रिया में अगर त्रुटियां हो रही तो एज ए टीचर आपको क्या करना है। मैं पहले बता दूं कि त्रुटियां जो होती हैं अधिगम में सहायक होती हैं, मैं पहले बोल दूं ये बाधाएं नहीं डालती, हम त्रुटियों के माध्यम से ही आगे सीखते हैं कि हमको किस तरीके से काम करना है, क्या करना है ना, ये हमारा आकलन करती है, तो कभी बाधा नहीं डालती। लिखा हुआ ऑप्शन नंबर 1 में लिखा हुआ है कि उनसे बच्चों की वर्तमान क्षमता एवं बुद्धिमत्ता का पता लगाया जा सकता है। मे भी बहुत अच्छा ऑप्शन है कि जो त्रुटियां हैं उनसे आप बच्चे का आकलन कर सकते हो, ठीक बात है। उन्हें बिना प्रतिपुष्टि के तुरंत सुधार लेना चाहिए ताकि वो दोहराई ना जाए, ऐसा कुछ है। मतलब गलतियां होंगी तभी तो बच्चा सीखेगा, आपको बिल्कुल ऐसे डांटना नहीं कि वो गलतियां दोबारा, एक बार हो गई गलती तो हो गई, दोबारा नहीं होनी चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। सीख रहा है बच्चा तो गलती तो होगी ना। उन्हें संज्ञानात्मक प्रक्रिया का सहज एवं स्वीकृत हिस्सा समझना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। वह अधिगम प्रक्रिया से ध्यान हटाते हैं इसलिए उन्हें तुरंत कम से कम करने की कोशिश करनी चाहिए। मतलब ऐसी, मतलब यहाँ पे भी वही बात बोली कि कोशिश ही कम करनी चाहिए ताकि गलतियां ना हो। कोशिश करो, गलतियां होंगी, कोई बात नहीं यार मेरे, है ना।
बच्चों उनसे बच्चों की वर्तमान क्षमता एवं बुद्धिमत्ता का पता लगाया जा सकता है। ठीक बात है, लेकिन थोड़ी बहुत उनका आकलन किया जा सकता है। लेकिन हमारे पास जो सबसे ज्यादा बेस्ट है वो लिखा हुआ है कि उन्हें संज्ञानात्मक प्रक्रिया का सहज एवं स्वीकृत हिस्सा समझना चाहिए कि ये एक अधिगम की प्रक्रियाएं हैं, ये सीखने की प्रक्रिया है जहां पे गलतियां होना स्वाभाविक है ना, उनको स्वीकार करना चाहिए। तो बहुत ही बेस्ट ऑप्शन लिखा हुआ है, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ओवर हियर हम पढ़ रहे थे सीडीपी, जहां पे सारे ऑप्शन आपको बेटर दिख सकते हैं, लेकिन आपको बेस्ट के साथ जाना है। क्लियर? होपफुली सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। मुझे भी नहीं लग रहा कि कहीं पर भी अगर आपको कहीं डाउट रह गया हो, मुझे लगता नहीं फिलहाल। अगर कहीं रह गया हो तो मुझे कमेंट करो, हम नेक्स्ट वीडियो जरूर आपके कमेंट के अकॉर्डिंग प्लान करेंगे, और जल्दी हम लाइव आएंगे शाम के 6 बजे डेली पर डेली। तो हम उस टाइम अपने डाउट्स को सॉल्व कर पाएंगे। फिर भी अभी आप कमेंट करिए, हम जरूर कमेंट का रिप्लाई देंगे, और नेक्स्ट वीडियो में आपके कमेंट के अकॉर्डिंग ही हम प्लान करेंगे। आउट ऑफ 13 आपने कितने सही किए वो मुझे आप कमेंट में बता दीजिएगा। सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर कर देना, ताकि मेरा भी थोड़ा सा मोटिवेशन बढ़ जाएगा। सब्सक्राइब तो आप कर ही लोगे, ये कोई कहने की बात है नहीं। अगर सेशन अच्छा लगा हो, थोड़ा सा अगर अच्छा लगा हो, तो प्लीज जुड़ जाइएगा मेरे साथ। मैं आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। प्रॉपर मैं एक लर्नर हूँ, और होपफुली आप भी एक लर्नर होंगे। चलते फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, नई आशा और उम्मीद के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच। होपफुली बढ़िया होंगे, और पढ़ाई आप जबरदस्त तरीके से करते रहिएगा, मजेदार तरीके से। चलिए बाय बाय।